गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तक मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 लेक्चर अपलोड कर चुका था। लेक्चर 1 में मैं करंट क्या होता है वो पढ़ाया था और करंट डेंसिटी क्या होता है उसके बारे में बताया था और करंट डेंसिटी से कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं वो अप्रोच बताया था। लेक्चर 2 में मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया था कि जब किसी भी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल नहीं जुड़ा होता है तब कैसा वो मोशन करता है, रैंडम मोशन करता है। जब उस पर हम लोग पोटेंशियल देते हैं तब क्या होता है, इसे हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग क्योंकि करंट पढ़ चुके हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में या करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हेडिंग का ही नाम है, हमारा टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो मान लीजिए कि ये कंडक्टर था, ये क्या था, कंडक्टर, और इस कंडक्टर के साथ हमने पोटेंशियल जोड़ दिया है, पोटेंशियल अक्रॉस टू एंड दे दिया गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ चुका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ चुका है। मान ली जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो dt टाइम पहले देखो, अगर वेलोसिटी v dt है तो dt टाइम में कितना ट्रेवल करेगा, vd इंटू डी टी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा। तो dt टाइम पहले कितना होगा उतना पीछे होगा। तो हमने क्या किया कि dt टाइम पहले जाके एक पॉइंट ले लिया। तो अभी अगर मान लिया कि यहाँ पे पार्टिकल्स था तो dt टाइम पहले क्या होगा, यहाँ पे होगा, और वो कितना डिस्टेंस पीछे होगा, तो vd इंटू डी टी होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, 12th में आ चुके हैं, ये सब तो जानते ही है कि कैसे वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस करते हैं, कैसे क्या निकलता है, डिस्टेंस कैसे निकलता है, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है। ये तो सिंपल बेसिक बच्चा लेवल है। ठीक है, तो dt टाइम पहले पार्टिकल्स यहाँ था, dt टाइम बाद पार्टिकल्स यहाँ पहुँच गया है, यहाँ तक हो गया। हमको पता है कि I इजिकल टू क्या होता है, dq बाई dt, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कुछ एजम्पशन ले रहे हैं कि उसमें जो डेरिवेशन आने वाला है उसमें क्या क्या वर्ड यूज होगा और उसका मतलब क्या है वो देखने वाले, कौन कौन से लेटर का क्या क्या सिग्निफिकेंट मीनिंग है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने माना लेट n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 मीटर क्यूब है तो n नंबर्स ऑफ चार्ज कैरियर रहेगा, अगर 10 मीटर क्यूब है तो 10n रहेगा, 1 मीटर क्यूब में n है तो जितना भी मीटर क्यूब रहेगा उतना इंटू n कर देंगे। चलो ये भी हो गया। सेकेंड वन, क्यू इज द चार्ज ऑन ईच कैरियर, एक कैरियर पे क्यू चार्ज, तो n नंबर ऑफ चार्ज पे qn चार्ज, और जितना वॉल्यूम रहेगा उतना इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो टोटल चार्ज। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। A इजिकल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो भी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो हमारा A है। जैसे एक कंडक्टर था ना तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया, तो इसका एरिया A है। ठीक है, तो अभी बताए थे डी क्यू, चलिए डी क्यू मतलब अभी बताए थे कि n था, कि n नंबर्स ऑफ चार्ज कैरियर उसमें था, तो n ले लिया, और वो चार्ज कैरियर कैसा था, पर यूनिट वॉल्यूम था। तो अगर dv वॉल्यूम है तो टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज कैरियर कितना हुआ होगा, n इंटू dv इज द टोटल चार्ज कैरियर। चूंकि ऊपर ही क्वेश्चन में बोला है कि n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक वॉल्यूम, 1 मीटर की वॉल्यूम में n, तो dv वॉल्यूम में n इंटू डी, तो n इंटू dv, इतना हो गया हमारा चार्ज। और q क्या है, इतना हो गया हमारा चार्ज कैरियर, इतना क्या हो गया, चार्ज कैरियर। और q क्या है, चार्ज ऑन ईच कैरियर, एक कैरियर पे q चार्ज है, तो n इंटू dv कैरियर पे इतना इंटू q, इतना चार्ज हो गया, तो हमको dq मिल गया। आगे बढ़ते हैं, dq इक्वल टू n था तो n लिख दिया, dv क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ ही तो वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे देख लो, इसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया a, और लेंथ कितना है v dt, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा a क्रॉस v dt, मतलब a इंटू v dt। तो हम लोग लिख दिए a एरिया हो गया और v dt कौन सा वेलोसिटी था, ड्रैग वेलोसिटी था, तो हम लोग वॉल्यूम लिख दिए। वॉल्यूम क्या लिखे कि एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ कितना था vd ड्रैग वेलोसिटी इंटू टाइम dt, तो वो लिख दिया यहाँ पे। और q था तो हमने q लिख दिया, अब n था तो n लिख दिया, a था तो a लिख दिया, q था तो q लिख दिया, vd था तो vd लिख दिया, और dt को उठा के इधर ले आया, तो क्या हो गया dq बाई dt। और dq बाई dt क्या होता है, करंट, और करंट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, I से, तो I इजिकल टू एक फार्मूला मिल गया, NEAVD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हर समय रेजिस्टेंस देके नहीं पूछेगा, कभी कभी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ये वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट पूछ देता है। फ्रीक्वेंटली सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं IIT JEE और नीट में फॉर बहुत ईजी जी, बीच बीच में कॉन्सेप्ट में यूज करके। ठीक है, तो I इजिकल टू NEAVD, आज से याद रखना है आपको कि अगर करंट निकालना है किसी भी कंडक्टर में, चार्ज कंडक्टर में, और अगर उसका नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, अगर मान ली कि चार्ज पार्टिकल दे रहेगा तो ई के बदले क्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे चार्ज लिए थे तो क्यू था, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हमने ई लिख देंगे। अभी तक हम उसमें मूव किए थे कि चार्ज तो पॉजिटिव होता है, इसलिए ई का डायरेक्शन भी यही था और क्यू का भी डायरेक्शन यही था। अगर मान लिया जाए वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहता
तो ई का डायरेक्शन ये होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये हो जाता है, फिर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन एक ई के बदले खाली क्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन देन आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। और अगर मान लीजिए कि है क्या, अगर है चार्ज तो एन ए तो ए रहेगा, ई के बदले क्यू आ जाएगा, और वी डी रहेगा। अगर चार्ज है तो क्यू रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स है तो ई रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना है, दोनों सेम ही फार्मूला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर बेसिस है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्या बोल रहा है, ए मेटेलिक वायर ऑफ डेंसिटी 5 इंटू 10³ kg per meter cube। सो डेंसिटी ऑफ द वायर इज गिवन, हाउ मच, 5 इंटू 10³ kg per meter cube, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो गिवन, हाउ मच, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एटॉमिक मास 60 ग्राम, एटॉमिक मास इज गिवन हाउ मच, 60 ग्राम, एंड लेंथ ऑफ दैट वायर इज गिवन 1 मीटर। ठीक है, हैज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कितना, हाउ मच, ऑफ 16 एम्पियर। ओके, सो करंट इज गिवन, क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन, डेंसिटी इज गिवन, एंड एटॉमिक मास इज गिवन। वेल, एवरीथिंग इज गिवन। इफ एवरी एटम contributes 1 electron, and in this question this is also given कि every atom contributes 1 atom. If numbers of atom is n, then numbers of electron is also n. Suppose in this question if number of atom is given 10, then number of electron will be 10. So यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एटम में निकालो, इलेक्ट्रॉन्स में निकालो, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों नंबर्स ऑफ सेम है। देन फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मन लगा के पढ़ो, one times, 2 times, 3 times, you have to read properly. Okay, then look at what is given. So note down all the given things. So here area is given how much, 10⁻⁻6 meter square. Current is given how much, 16 ampere. Density is given how much, 5 into 10⁻³ kg per meter cube. Okay, और कुछ बचा है क्या, हाँ, atomic mass is given how much, 60 gram. Okay, so write down that one also. Okay, I know I is equal to NeAVD. Previously I derived this equation NeAVD, where n is the numbers of electrons per unit volume. So numbers of electrons and numbers of atoms for this particular question is same, because in question this is given that number of number of every atom contributes 1 electron. So numbers of atom is equal to numbers of electrons. That's why I written here n is equal to numbers of atoms per unit volume, because in this question n is equal to numbers of electrons per unit volume, but in question written atoms is equal to electron, numbers of atoms is equal to numbers of electrons. So here n is the numbers of atom per unit volume. Okay, so now I have to find out the numbers of atoms. Okay, so क्या करेंगे Okay, very simple. So mass of 1 unit volume is equal to 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेंसिटी इज 5 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी इज 5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, मतलब कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, 5 इंटू 10⁻³ सॉरी 5 इंटू 10⁻³ इतना केजी 1 मीटर क्यूब में ही तो दिया हुआ है। तो वही लिख दिए हैं कि मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम कितना में, 1 मीटर क्यूब में, 1 वॉल्यूम क्या होगा, 1 मीटर क्यूब में होगा, कितना है 5 इंटू 10⁻³ kg. सो मास ऑफ द 1 वॉल्यूम इज गिवन. ओके, सो केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ चुके हो कि अगर एटॉमिक मास दिया हुआ है और मास दिया हुआ है तो नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकलता है. सो नंबर्स ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इन 1 मीटर क्यूब, हम 1 मीटर क्यूब का निकाल रहे हैं ना, मास ऑफ 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई उसका जितना भी हमारा एटॉमिक मास होगा. सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻³ kg डिवाइडेड बाई 16⁻³ क्योंकि ग्राम में दिया था तो केजी में कन्वर्ट कर दिए, तो नंबर्स ऑफ मोल्स आ गया. अगर नंबर्स ऑफ मोल्स आपके पास है एंड यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ एटम, देन आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यू नो एवोगैड्रो नंबर इज 6 इंटू 10⁻23. सो मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे. सो नंबर्स ऑफ एटम इज इक्वल टू जितना आया था इतना इंटू 6 इंटू 10⁻3. तो मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व कर दिया, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ एटम आ गया और जितना नंबर्स ऑफ एटम था वही तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स था. हेंस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻28. क्योंकि हमने 1 मीटर क्यूब पे सबको सोल्यूशन दिया है. देखिए 1 मीटर क्यूब में मास आया था तो 1 मीटर क्यूब में ही नंबर ऑफ मोल आया, तो 1 मीटर क्यूब में ही नंबर्स ऑफ एटम आया और जितना एटम्स आया उतना ही मॉलिक्यूल्स है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतना आ गया. n इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स इज देयर. ओके, नाउ यूज द फार्मूला I इज इक्वल टू NeAVD. देन VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन NeA. I इज गिवन 16 एम्पियर, पुट हियर. n अभी निकाले हो 5 इंटू 10⁻28. E
इन सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कितना वैल्यू होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और एरिया 10⁻⁻6। सब कुछ पुट कर दोगे तो आंसर आ गया 2 mm पर सेकेंड। तुम लोग सोल्व करना, तुम्हारा मीटर में आएगा, तुम्हारा कितना में आएगा, समथिंग मीटर पर सेकेंड, समथिंग मीटर पर सेकेंड, उसको हम कन्वर्ट कर लिए हैं डायरेक्टली 2 mm पर सेकेंड। तो पहले इसको आंसर जब इसको सोल्व करोगे तो 2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, देखना कितना आएगा, उसको कन्वर्ट कर देंगे mm में तो 2 mm आएगा, जो उसमें आएगा 0.002। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो रिलैक्सेशन टाइम कुछ नहीं होता है। अगर मान लिया जाए कि ये कंडक्टर था, ये क्या था, कंडक्टर था, अगर हम इसमें पोटेंशियल अक्रॉस दिस कंडक्टर अप्लाई नहीं करते तब क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से चलता, यहाँ पे टकरा जाता, फिर आता कुछ मॉलिक्यूल से टकरा जाता और फिर जाता कुछ मॉलिक्यूल से टकरा जाता, रैंडम मोशन करते रहता। तो यहां से गया और यहां से टकराया, उसके बीच जो टाइम लगा उसको हमने लिया है T1 टाइम। उसको कितना माना है, T1। फिर यहां से आया और यहां के टकराया, उसमें जितना टाइम लगा उसको बोले हैं T2। और फिर यहां से आया, यहां के टकराया, उसको नाम लिया T3। इस तरह से फिर यहां आया, यहां टकराया T4, फिर आया T5। इस तरह से बहुत बार टकराया होगा और सब में अपना अपना टाइम लगा होगा। उस टाइम को हमने बोल दिया T1, T2, T3 एज सोनान। ठीक है, ओके। तो अगर इस सब का एवरेज टाइम निकाल दिया जाए, सारे मॉलिक्यूल्स जो टकराए थे उसमें जो टाइम लगा था, उस टाइम का अगर तुम एवरेज निकाल दोगे तो वही उसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो लेट्स सी, बोल रहा है द एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। 2 सक्सेसिव मतलब यहां से यहां 2 सक्सेसिव कंटिन्यू वाला, सफर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन विथ एटम्स इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये जो सब लगा था टाइम, इसका अगर हम एवरेज निकाल दें तो वही क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट किए हैं और T1 + T2 + T3 + Tn डिवाइडेड बाई n, यही ना एवरेज आएगा। एवरेज ऐसे तो निकालते हैं। सो अगर रिलैक्सेशन टाइम निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब देखते हैं कि क्या रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तुम खुद सोचो, क्या रिलैक्सेशन टाइम को टेम्परेचर पे डिपेंड करना चाहिए, बोलो। कुछ लोग हाँ बोलोगे, कुछ लोग ना बोलोगे, क्योंकि तुक्का मार रहे हो, दिमाग लगाओगे तो सही सही जवाब दोगे। तो भैया क्यों नहीं करेगा, ये टाउ किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। और टाइम किस पे डिपेंड कर रहा होगा, इस मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी पे। अगर जल्दी से जाके टकराएगा तो कम टाइम लगेगा, अगर धीरे धीरे टकराएगा जाके तो ज्यादा टाइम लगेगा। और हमको पता है कि टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल्स की स्पीड चेंज हो जाता है, तो स्पीड चेंज हो गया तो टाइम चेंज हो गया, और टाइम चेंज हो गया तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ चेंज हो गया। हेंस टाउ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, हेंस रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दैट इज रिटन हियर। सो ये याद रख लो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इधर उधर आ सकता है, क्या ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है कि रिलेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और नॉट। तो रिलेशन टाइम्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्यों, बिकॉज if you increase the temperature then random velocity will increases। जैसे ही तुम टेम्परेचर दोगे तो रैंडम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सिंस रैंडम वेलोसिटी इंक्रीजेज इट कोलाइड्स फास्टर, जल्दी जल्दी जाएगा, जो स्पीड बढ़ गया है तो टकराएगा जल्दी, इट्स कोलाइड फास्टर, और जितना जल्दी टकराएगा उतना कम समय लगेगा। हेंस T1 T2 जितना भी था विल डिक्रीज, और जब T1 T2 T3 डिक्रीज कर गया तो टाउ विल आल्सो डिक्रीज। हेंस इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर टाउ विल बी डिक्रीज। ठीक है, हेंस टाउ डिक्रीजेज। चलो ये तो अच्छी बात है। अब देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे हम लोग और अच्छे से एक नया फार्मूला दे सकते हैं, जो कि ये बहुत यूज करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कभी कभी टाउ दे देता है, रिलैक्सेशन टाइम दे देता है और बोलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो देखिए हमको पता है कि एक कंडक्टर था, तो हमने एक कंडक्टर बना दिया। कंडक्टर में ये पॉजिटिव चार्ज था, ये निगेटिव चार्ज था, तो हमने ई का डायरेक्शन दे दिया, कोई दिक्कत। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था तो हमने इलेक्ट्रॉन्स बना दिया। इसका डायरेक्शन कैसा होगा बाबू, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या करंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो हमने इसके इधर बना दिया कि हमारा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, और कितने से आएगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना फोर्स लगाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से नहीं जा रहा, कितना फोर्स लगाएगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगाएगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई के बराबर। तो वही लिखा हुआ है, देख लो अब डायग्राम में। सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इजिकल टू कितना, ई इंटू ई। यू नो फोर्स इजिकल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिकल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। फोर्स आपको पता है, फोर्स कितना है, ई इंटू ई, और मास कितना है, एम। मान लेते हैं उसका मास एम है, तो एक्सेलरेशन निकल गया। बैटरी अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ई, यही तो था।
यही तो ई था। यहाँ पे मान लिया है कि जितना लगा रहा है कितना लगा रहा है, ई लगा रहा है, ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। ओके, बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ई, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। उसके बारे में बात बोल सकते हैं कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे ई नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे करंट फ्लो होगा तभी तो ई आएगा। तो बिफोर अप्लाइंग, जब तक ये नहीं हुआ था तब क्या हुआ था, अगर हम पोटेंशियल नहीं लगाए थे तो रैंडम चल रहा था, जिग जैग मोशन में चल रहा था, कहीं भी आके टकरा रहा था, यहाँ आके टकराया, ऐसे ऐसे आया, कैसे भी चला गया, जिग जैग मोशन चल गया। उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जीरो होता है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जीरो, जहां से आया गया 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 सब उस पॉइंट पे। क्यों, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो, जब वो सिस्टम रखा हुआ था, रैंडम मूव कर रहा था, उसका सेंटर ऑफ मास इस तरह से मूव कर रहा था कि उसका सेंटर ऑफ मास तो एक ही पॉइंट पे था। कहीं पे भी एक कंडक्टर रखा हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास तो फिक्स था, सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं हो रहा था, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा था। और इस तरह से नहीं होता कि VCM सेंटर ऑफ मास में पढ़ाए हैं, उस टाइम पे VCM भी जीरो था, इधर उधर कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा था, VCM क्या था, जीरो था। ओके, तो देखते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल देंगे, V1 + V2 + V3 Vn डिवाइडेड बाई n = 0। ओके, ऐसे बोल सकते हैं क्या, ठीक है। तो V1 + V2 + V3 + Vn = हमको बोल दिया है 0, ये एक इक्वेशन बता दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बिकॉज VCM वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास इज 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 था, चेंज नहीं हो रहा था, वहीं का वहीं था। और वेलोसिटी m.VCM मोमेंटम इक्वेशन लिखना तो आपको सेंटर ऑफ मास सिखा दिए हैं, वो कैसा होता था, m1v1 + m2v2 + m3v3 दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मास इनटू VCM। अब टोटल मास तो ठीक है, VCM हमारा पता था कि 0 था, तो ये पूरा सिस्टम कितना हो गया, 0। यहां से हम कह सकते हैं कि m1v1 + m2v2 + m3v3 ... m1Vn = 0। इफ m1 = m2 = m3, अगर सबका मास इक्वल है और वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से m कॉमन ले लेंगे, यहां से m क्या कर लेंगे, कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ V1 + V2 + V3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर हम उसका एवरेज ले ले, V1 + V2 + V3 का क्या कर लें, एवरेज V1 + V2 + V3 डिवाइडेड बाई n, और उस एवरेज वेलोसिटी को ही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कह दिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हम लोग क्या कर दिए, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ये जो चल रहा था V1 V2 V3, ये अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग ले रहे हैं, तो V1 + V2 + V3 क्या हो गया, VT, और क्योंकि हम एवरेज लिए हैं इसलिए इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या नाम दे दिए, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, हमको पता है कि V = क्या होता है, U + AT, V = क्या होता है, U + AT। तो V1 कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी U1 प्लस एक्सेलरेशन कितना निकलेगा, हम अभी निकाले थे, E/m निकाले थे कि नहीं निकाले थे, ऊपर वाले में, इंटू T1 दूसरे वाले को, कुछ टाइम लगा होगा, T2 तीसरे वाले को, T3, इस तरह से लिख दिए। अब सबको हम ऐड कर दिए, सबको ऐड कर दिए, ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया समीशन ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये क्या हो गया, समीशन ऑफ सबका इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, समीशन ऑफ सबका एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, एक्सेलरेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि n = 1 to n लेंगे तो V1, n = 1 to n U, और E तो कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिए और इंटीग्रेशन ऑफ समीशन ऑफ T कर दिए, T1 + T2 + T3, यही ना आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सब में n से डिवाइड कर रहे हैं, सब में n से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर सबको n से डिवाइड कर देंगे तो V1, तो देखो तो यहाँ पे V1 + V2 + V3 समथिंग डिवाइडेड बाई n, सॉरी, V1 + V2 + V3 डिवाइडेड बाई n, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा क्या, फाइनल एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आएगा क्या, यहाँ पे E/m तो बाहर ही था, यहाँ पे एवरेज टाइम आएगा क्या, यहाँ पे एवरेज टाइम आएगा क्या, आएगा। तो देखिए, हमने बोल दिया कि ये V एवरेज है, ये एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वाला था, और हमें जूम कर रहे थे कि एवरेज वेलोसिटी पहले ही बता दिए थे कि क्या होता है, 0, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, 0, तो इसको 0 ले लिए, यहाँ E/m × T ले लिए, तो क्या बचा, ये जो एवरेज वेलोसिटी आया था, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, हम लोग पीछे देखे थे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी = क्या बचा, E/m × टाइम। तो रिमेंबर दिस फार्मूला, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। इस पर 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालिए, इफ रिलैक्सेशन टाइम इज दिस मच और मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इज दिस मच, तो आपको ये वाला निकाल के आपको यूज करके बनाना है, ठीक है। इस पे हम लोग एक लास्ट पार्ट देखते हैं, मोबिलिटी, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना मोबाइल है, कितना आसानी से वो जा रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके बारे में है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू से।
तो सिंपली जो मोबिलिटी होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। जो मोबिलिटी होता है वो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां से म्यू इजिकल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, ई बाई एम इंटू टाउ, तो लिख दिए ई बाई एम इंटू टाउ डिवाइडेड बाई ई था तो ई लिख लिए। अब इस ई से ई वाला ई कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ई टाउ बाई एम। तो कभी कभी पूछता है कि मोबिलिटी निकाले कि कितना इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी कितना है, तो सिंपली ई टाउ बाई एम निकालना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेगा तो ई बाई एम इंटू टाउ लेना है। थैंक यू।